नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारी जीवन कहानी के 11वें अध्याय के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसा भाई या कोई ऐसी बहन है जिन्होंने हमारी जीवन कहानी के जो पिछले 10 एपिसोड्स हैं उनमें से किसी एपिसोड को मिस कर दिया है, तो हमारे इस एपिसोड का जो वीडियो है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर पिछले 10 एपिसोड्स के लिंक्स को भी हम शेयर करने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप जो भी एपिसोड आपने मिस किया है आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो जीवन कहानी के जो हमारा अध्याय है, जो हमारी जो जर्नी है, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे चैनल के एक नए यूज़र का, जिन्होंने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है, और इन यूज़र का नाम है ज्योति। तो ज्योति जी, हम आपका जो सहयोग है उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे चैनल के मेंबर बन के आप हमारी जो सेवाएं हैं उनका विस्तार करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप को ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, अब हमारी जीवन कहानी का जो सफ़र है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक की हमारा जो लाइफ स्टोरी है उसके अंदर हमने बताया कि किस प्रकार से हमारी फैमिली के अंदर कई सारे स्ट्रगल्स थे, उसको मेंटली हमारे को बहुत हैंडल करना पड़ता था, अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता था, और बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस था जीवन के अंदर। आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी, और इस आर्थिक तंगी को हम पूरी तरह से अपने जीवन से डिलीट कर देना चाहते थे। हम चाहते थे कि जो हमारा पूरा परिवार है वो सुखी हो जाए, धन संपदा की कभी भी हमारे को किसी भी प्रकार की कमी ना हो। इसीलिए जब हमने नौकरियां करनी शुरू करी तो हमने जानबूझ करके सेल्स का प्रोफाइल अपने लिए चूज़ किया। हमें ऐसा लगता था कि भाई आराम की नौकरी तो सारी दुनिया करती है, लेकिन अगर हम सेल्स का जॉब करेंगे, टारगेट बेस्ड जॉब करेंगे, तो जितना ज़्यादा पैसा कमा करके अपने एम्प्लॉयर को हम देंगे, जितना ज़्यादा उनका माल हम बेचेंगे, उतना ज़्यादा पैसा उसी के हिसाब से जो कमीशन है, इंसेंटिव्स हैं, अपने घर हम लेकर के जा पाएंगे, और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन के अंदर था उसको हम ख़त्म कर पाएंगे। तो अभी 12वीं पूरी हुई थी और हमने ये नौकरियां करनी शुरू कर दी, और सौभाग्य से ऐसा भी हुआ कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के अंदर जो सेल्स प्रोसेसेस होते हैं, सेल्स प्रोजेक्ट होते हैं, उनके अंदर हमारे को काम करने का मौका मिला। तो क्या है कि कमाई जब फॉरेन करेंसी में हो रही होती है तो क्या है कि फिर आपको इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, तो ये सब चल। अच्छा दोस्तों, हमारा जो करियर है इसके अंदर कई सारे देशों के लोगों के साथ काम करने का हमारे को मौका मिला, उनके कल्चर को समझने का मौका मिला। हमने अमेरिकन्स के साथ भी काम किया, हमने साउथ अमेरिकन्स, कोस्टारिकन्स के साथ भी काम किया, हमने साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ भी काम किया, हमने ऑस्ट्रेलियंस के साथ काम किया, और हमने ब्रिटिशर्स के साथ यानी इंग्लैंड के लोगों के साथ भी काम किया। दोस्तों, हमने ये बात विशेषकर इसलिए यहाँ पर मेंशन करी क्योंकि हमने अपने करियर के अंदर ऐसा देखा है, अपने जीवन में ऐसा देखा है कि हम दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के लोगों के साथ जब डील किया हमने हमेशा तरक्की की, हमने हमेशा प्रोग्रेस किया। लेकिन जब भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वॉल्व हुए जिसके अंदर ब्रिटिशर्स के साथ हमारे को काम करना था, तो या तो हमने इस प्रकार का कोई काम किया है जिससे कि ब्रिटिशर्स बर्बाद हो जाएं, या फिर ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा काम किया है जिससे कि हम बर्बाद हो जाएं। और इसी एक बर्बादी की सीक्वेंस के चलते चलते दोस्तों हमें जेल जाना पड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हम उस चैप्टर पर पहुंच गए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जेल के अंदर हमारा जीवन कैसा था, वहाँ पर कैसे चैलेंजेस हमने फेस किए थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, और उसमें से किस प्रकार से हम बाहर निकले थे। तो वहाँ तक आज का जो चैप्टर है उसके अंदर पहुँच जाएंगे। तो ये अंग्रेज़ों ने मतलब हमारे को इस जीवन के अंदर भी हमारे को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न करी कि इन्होंने ना जेल ना ये भेज करके माने हमारे को, ये इनसे रहा नहीं गया। डायरेक्टली तो नहीं किया था, लेकिन वहीं से ही सारी कहानी शुरू हुई थी। तो बहरहाल, तो दोस्तों अपने करियर की अगर हम शुरुआत की बात करें तो बिल्कुल शुरू में जो सबसे अच्छा हाई पेइंग प्रोजेक्ट हमने काम किया था जिसके अंदर, वो था हम इंग्लैंड
के लोगों को लॉटरीज बेचते थे। दोस्तों जो ब्रिटिशर्स हैं, देखिए हम किसी भी प्रकार का कोई रेसिस्ट रिमार्क यहाँ पे पास करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल हमारा जो प्रोफेशनल अनुभव है उसके अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि यही हमारे ट्रेनिंग के अंदर बताया गया था कि इंग्लैंड के अंदर 90 to 95% जो लोग होते हैं उनको जुआ खेलने की आदत होती है। जुआ खेले बिना जो है वो रह नहीं सकते हैं। और इंग्लैंड के अंदर एक लॉटरी होती है जिसका नाम है नेशनल लॉटरी। हर एक व्यक्ति, उसके पास अगर वो किसी दुकान के पास गया है, उसके लिए ब्रेड खरीदने के लिए पैसे हो या ना हो, लेकिन वो 2 पाउंड 3 पाउंड का नेशनल लॉटरी का टिकट जरूर खरीद करके लाता है। वो भी ना हो तो 50 सेंट्स का स्क्रैच कार्ड लेकर के आ जाता है कि इसी में से कुछ इनाम निकला है। इतना ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी रगों के अंदर जो जुआ है वो समाया हुआ है, उनकी जैसे उनकी आत्मा के साथ जुड़ गया है जुआ। तो दोस्तों देखिए, हमारी उम्र बहुत कम थी, हम उस समय 18 वर्ष के भी आयु के भी नहीं थे, 17 वर्ष की आयु के थे उस समय, जिस समय पे हमने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था। तो हम ब्रिटिशर्स को लॉटरीज बेचते थे, और ये लॉटरी कुछ इस प्रकार की थी कि जो ब्रिटिश आदमी महीने में लॉटरी के ऊपर 15 से 20 पाउंड रुपये जो है खर्चा करता था, उसको जब हम लॉटरी खिलाना स्टार्ट करते थे तो हमारे साथ वही 15-20 पाउंड जुए पे लगाने वाला आदमी 200 300 पाउंड जो है जुए में लगा देता था। अब देखिए दोस्तों, उस समय पर तो हमारे को ऐसा लगता था कि भैया हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लेजिटिमेट है, हम इसको लॉटरी खिला रहे हैं, लॉटरी के अंदर इनकी लॉटरी लग जाएगी तो उनको विनिंग्स भी मिलती हैं। तो प्रोजेक्ट पूरी तरह से लेजिटिमेट था, प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेचेनस्टाइन नाम की कंट्री है यूरोप के अंदर, उनकी गवर्नमेंट की एक लॉटरी थी। उस लॉटरी के मतलब कंपनी के अंदर हम काम करते थे और कॉल सेंटर सेटअप के माध्यम से इंग्लैंड के लोगों को फ़ोन करते थे और हम कहते थे कि नेशनल लॉटरी मत खेलो, हमारी वाली लॉटरी खेलो। और बट हमारी वाली लॉटरी महंगी थी, लेकिन उसके अंदर क्या है वो थोड़ा गेम बेटर था। तो इस प्रकार से मतलब हमारे इनिशियली जो हमारा करियर है जिसके अंदर हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया, वो काम था तो लेजिटिमेट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम एथिकली देखें तो किसी दूसरे व्यक्ति को चाहे लीगल भी क्यों ना हो, जुआ खिलाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो यहाँ से हमने ऐसा देखा दोस्तों कि हमने कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी समय हमने काम किया था, बहुत पैसा कमाया था इस प्रोजेक्ट के अंदर भी, लेकिन जो ये अंग्रेज़ हैं इनको जुए के अंदर डुबाने का हमने काम किया और जुए की जो लत है उसको बढ़ावा देने का हमने काम किया। लगभग 365 हमारे कस्टमर्स थे जो कि अंत तक हमारे बन गए थे। एक चीज़ हमने अच्छी करी थी, एक ऐसा टाइम आया था दोस्तों कि ये वो समय था जब हमारे पिताजी बहुत बीमार रहने लग गए थे। तो ये जो हमारी जो कंपनी थी उसको कुछ लॉसेस हो गए थे और वो बैंकरप्ट हो गई थी। तो इस समय पर जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया, जिन लोगों के साथ वो डील करते थे उनका डेटा कंपनी से चुरा लिया और उनको खुद कुछ कुछ बोल करके फ़ोन करना शुरू कर दिया और उनको बोला कि अब लॉटरी ऐसे ऐसे चलती है, तो कंपनी को पैसा भेजने के बजाय डायरेक्टली हमारे को पैसा भेजो। तो बेसिकली जब ये कंपनी हमारी बैंकरप्ट होगी तो दूसरे लोगों ने अपने कस्टमर्स को स्कैम करना शुरू कर दिया। और मतलब एक जो एजेंट है, उस समय पर ऐसा कहा जाता था, लॉटो के प्रोजेक्ट वाले जो लड़के थे, एक बंदा 50 हज़ार पाउंड्स इंडिया मंगाने लग गया था। लेकिन हमारा अपने आप से कमिटमेंट था कि हम गलत काम नहीं करेंगे। हालांकि जुआ खिलाना भी अपने आप में गलत काम था, लेकिन क्योंकि वो लेजिटिमेट बिजनेस था तो जब तक वो चल रहा था हम उसके अंदर काम कर रहे थे। उसके बाद कंपनी बैंकरप्ट हुई, हमें बहुत लोगों ने बोला कि आप भी ये कर लो, क्योंकि उसमें काम कुछ ऐसा था कि महीनों से आप एक व्यक्ति को लॉटरी खिला रहे हो, आपके हेलो बोलते ही वो आपको पहचान लेता है। तो बहुत लोगों ने हमारे को कहा कि हितेश तुम भी ऐसा करो, तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, हम दूसरों को धोखा नहीं देंगे। तो यहाँ से फिर हमने दूसरी नौकरी के अंदर जो है स्विच कर लिया था। लेकिन दोस्तों ये था हमारा करियर का बिगिनिंग, जिसके अंदर हमारे पहले ही प्रोजेक्ट के अंदर जुआ खिला करके ब्रिटिशर्स को बर्बाद करने का हमने काम किया। अब दोस्तों फिर हमारा करियर आगे बढ़ा, हमने सेल्स से आगे बढ़ गए, फिर आगे चल करके कंपनी के अंदर हमारे को प्रमोशन मिल गया, हम ट्रेनिंग के फील्ड के अंदर चले गए, ट्रेनिंग की फील्ड के अंदर भी कई हमारे प्रमोशन हो गए। तो अब कई 2-3 वर्ष हो चुके थे जब हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर आ गए थे। जूनियर मैनेजर के पद पे हम काम कर रहे थे
और अभी हम सेल्स विद हिप्नोसिस के ऊपर जो है लोगों को हमने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था। हमें ऐसा लगता है कि पहले ही दिन से, जब से हमने फ़ोन उठाया था सेल्स करने के लिए, तब से ही कुछ ऐसा था कि हम ना जो सामने वाले जो हमारे क्लाइंट्स होते थे, जो कस्टमर्स होते थे, उनको कॉन्वर्जेशन के ऐसे लूप में ले जाते थे कि जैसे एक प्रकार से खुली आंखों से वो व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता था और हिप्नोसिस की स्टेट के अंदर उनको कन्विंस कर लेते थे कि वो हमारा सामान जो है खरीद लें। तो इस चीज़ को भी हम औरों को सिखाते थे कि किस प्रकार से अपनी वाणी की शक्ति से आप सामने वाले व्यक्ति को जो है मंत्र मुग्ध कर सकते हो, एक पार्शियल हिप्नोसिस वाली स्टेट के अंदर आप ले जा सकते हैं। तो ये अभी इस तरीके का काम चल रहा था। तो अभी जिस कंपनी में इस समय पर हम काम कर रहे थे, इसके अंदर हमारी कंपनी अमेरिकन थी, एक कैप्टिव यूनिट थी, और जो हमारा जो डेजिग्नेशन था, जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे, सबके अंदर बहुत एक्सेल कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसा था कि कंपनी के अंदर बहुत नाम था। इसीलिए ट्रेनर बनने के बाद भी 3 साल के अंदर अभी पहला प्रमोशन हुआ, ट्रेनर, सीनियर ट्रेनर, जूनियर मैनेजर, 2 प्रमोशन 3 साल के अंदर आफ्टर बिकमिंग अ ट्रेनर हमारे को मिल गए। क्योंकि जिस भी चीज़ में हम हाथ डाल रहे थे उसके अंदर सक्सेस मिल रही थी, जिस चीज़ में हम हाथ डाल रहे थे उसके अंदर सक्सेस मिल रही थी। लेकिन फिर दोस्तों, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने कहाँ चैन लेना था, इन्होंने घूम फिर करके हमारे जीवन के अंदर आना था ना हमारे को बर्बाद करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों। जिस कंपनी के अंदर हम काम करते थे उस समय पर, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेट कलेक्शंस कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी। अभी कुछ ऐसा हुआ कि हमारी इस कंपनी ने निर्णय लिया कि अमेरिकन रीजन से बाहर निकलना है और यूरोप के अंदर जो है अपनी पकड़ बनानी है। और यूरोप के अंदर पकड़ बनानी है, यूरोप जाने से पहले उन्होंने कहा कि पहले हम पकड़ बनाएंगे इंग्लैंड के अंदर। और हमारी कंपनी ने एक डिसीजन लिया और इंग्लैंड के अंदर जो सबसे बड़ी डेट कलेक्शंस कंपनी थी, उस कंपनी को अक्वायर कर लिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि हमारी जो अमेरिकन कंपनी थी, वो इस ब्रिटिश कंपनी की एक प्रकार से मालिक हो गई थी, क्योंकि 51% जो शेयर्स थे, जो स्टेक था, वो हमारी कंपनी के पास थे और 49% जो है वहाँ की इंग्लैंड की कंपनीज और इन्वेस्टर्स के पास थे। हमारी कंपनी ने ये निश्चय किया। तो हमारी कंपनी में कुछ काम इस प्रकार से होता था कि जैसे अमेरिकन काम भी होता, तो अमेरिका के अंदर भी अमेरिकन ऑपरेशंस हैं, वहाँ से भी हर तरह का काम होता है, लीगल काम होता है। लेकिन उसके जो ऑपरेशंस हैं, उसकी जो मतलब लोगों को परस्यू करने का जो काम है ओवर द फोन, उसको इंडिया से भी किया जाता है। अब जब इस ब्रिटिश कंपनी को हमारी अमेरिकन कंपनी ने खरीदा, तो उनको ये लगा कि हमारे को तो बस एक अमेरिकन कंपनी एक्वायर कर रही है। उनको ये बात पता नहीं थी कि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर जो इंडियन टीम है, जो इंडियंस हैं, उनका लीडरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हमारा जो काम था वो इस प्रकार का था ही नहीं कि हम अंग्रेज़ों के सामने जी हजूरी करें। इवन विद द अमेरिकन काउंटर पार्ट्स हमारा ऐसा पार्टनरशिप वाला था कि हाँ भाई ठीक है, तुम भी नौकर हो कंपनी के, हम भी नौकर है कंपनी के, बराबर है। तुम गोरे हो तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये चीज़ थी। ये बात ब्रिटिशर्स को पता नहीं थी। जब ब्रिटिशर्स की कंपनी को अक्वायर कर लिया गया और वहाँ पर अमेरिकन और इंडियन लीडरशिप ने जब उनकी लीडरशिप से जब कनेक्ट किया, तो ब्रिटिशर्स को इस बात का धक्का लगा कि जो कंपनी को जो चलाने वाली जो मेन लीडरशिप है वो सारी इंडियंस हैं। तो अमेरिकन को अपना मालिक स्वीकार करना तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उनको गवारा था। लेकिन जब उनको ये बात पता लगी कि भैया इंडियंस हमारे सर पे आकर के बैठने वाले हैं, इंडियंस भी मतलब वो वाले इंडियंस जो एक्चुअली में इंडिया में रहते हैं, उनको हमारे को जी हजूरी करनी पड़ेगी, यस बॉस बोलना पड़ेगा। तो एक बहुत ही जैसे अंदर से एक नेगेटिविटी सी जो है जो ये ब्रिटिश कंपनी थी उसके अंदर फैल गई। अब कहीं ना कहीं पर शुरू से ही अभी कंपनी एक्वायर ही हुई थी और इस चीज़ की बातचीत ही शुरू हुई थी कि जिस प्रकार से अमेरिकन कंपनी वाला काम इंडिया में किया जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटिश कंपनी वाला काम भी ब्रिटिश में भी रहेगा, इंग्लैंड में भी रहेगा और इंडिया से भी किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स को दोस्तों ऐसा लगने लगा कि हम इंडियंस उनकी नौकरी खाने वाले हैं। अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं ड्रामा होता है ना, क्योंकि हमारे तक पहुंचना था ना उनको। और केवल हम ही नहीं, हमारे साथ के और भी कई सारे जो मिड लेवल मैनेजमेंट लीडरशिप के अंदर काम करने वाले भाई बहन थे हमारे साथ के, कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और हमारी बदकिस्मती देखिए दोस्तों, हमारी जो कंपनी है उसके ऑपरेशंस पूरे अमेरिका में थे, उसके साथ साथ साउथ अमेरिका के अंदर भी थे। कोस्टा के अंदर हमारे ऑफिसेस खुले थे और भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर जो है ऑफिसेस खुलने वाले थे। हमारी टीम के और लोगों को कोई अमेरिका जा रहा है,
कोई ये जा रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक एक्विजिशन हुआ हमारी कंपनी का, किसी ट्रेनर को, मतलब जैसे क्या होता है जब आप एक कंपनी एक्वायर करते हो तो ऑपरेशन टीम से कोई जाएगा, कोई एचआर से जाएगा, कोई ट्रेनिंग से जाएगा, मतलब सब लोगों के वो होते हैं ना, आप लीडर्स को चूज करते हो कि कौन से, एक ग्रुप बनता है कि ये वाले लीडर्स जो है ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट को देखेंगे, ये वाले जो लीडर्स है कोस्टारिकन से डील करेंगे, ये वाले जो लीडर्स हैं अमेरिकन प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेंगे। अब हम अच्छे खासे अमेरिकन के साथ काम कर रहे थे, और तभी दोस्तों हमारी जो कंपनी है उसकी जो लीडरशिप है, जो हमारे सुपर बॉसेस हैं, उनको एक दौरा पड़ता है और उनको ऐसा लगता है कि मिड लेवल मैनेजमेंट में से अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड जाएगा और ये जो इंग्लैंड का जो प्रोजेक्ट है, ये जो एक्विजिशन है, इसको सक्सेसफुल करेगा और जो इनका जो बिजनेस है जो इंडिया लेकर के आएगा, ट्रांजिशन कराएगा, मतलब ब्रिटिशर्स का काम इंडिया में जो व्यक्ति लेकर के आएगा लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम के बिहाफ पे, वो होने वाला है हितेश छाबड़ा और हितेश छाबड़ा का बॉस। और इसी प्रकार से दूसरे डिपार्टमेंट से भी कुछ लीडर्स को चुना गया। जितने भी लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया वो सब के सब रोए। तो खैर इस चीज़ के बारे में थोड़ा और विस्तार में हम अपने दूसरे वीडियोस के अंदर बता चुके हैं, तो ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन यही आप सबको बताना चाहेंगे दोस्तों कि कहने के लिए हम जब इंग्लैंड गए तो हम सबके बॉस थे, उनको हमें अच्छे से एंटरटेन करना था। 4 महीना हम इंग्लैंड के अंदर थे। जब हम इंग्लैंड गए दोस्तों तो हमारे घर वालों को ऐसा लगा कि भैया अब तो ये जो हमारा लड़का है ना, इसकी जो है किस्मत पलट गई है। हमारा विवाह हुआ ही था, विवाह होने के 2 महीने बाद ही हमारे को जो है इंग्लैंड जाने का ये हो गया था हमारा। तो भाई अब जो है लड़के की किस्मत चमक गई है, क्या बात है, क्या बढ़िया शादी हुई है इसकी। शादी होते इसकी पूरी किस्मत बदल गई। जो हमारे रिश्तेदार थे उनको तो हमारे 40 पाउंड दिखाई दे रहे थे, 40 पाउंड्स पर डे मिलता था वहाँ पर, रहना खाना सब कंपनी की तरफ से। तो सब लोगों को लगा कि भैया इसकी तो लाइफ बन गई। लेकिन दोस्तों सही मायने में 4 महीना हम इंग्लैंड के अंदर थे, वो 4 महीने हमारे जीवन के सबसे बुरे 4 महीनों में से एक थे दोस्तों। इन 4 महीनों के अंदर हमें हर एक नज़र ने ऐसा कहा कि जैसे तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। हर एक नज़र जैसे हमारे को गुलाम बनाना चाह रही थी। हर एक नज़र हमसे कह रही थी कि भैया तू हमारा बॉस नहीं हो सकता। दोस्तों हमारे वहाँ पर लोगों का बॉस होने के बावजूद भी एक भी मौका किसी ब्रिटिशर ने नहीं छोड़ा जिसके अंदर उन्होंने कोई रेसिस्ट रिमार्क पास ना किया हो, और वो भी इतने इंटेलिजेंटली कि आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। मतलब उनकी एनर्जी जो थी, एनर्जी नफरत, हेट्रेड से भरी हुई थी। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी बोलना चाहेंगे कि इतने ज़्यादा बुरा व्यवहार तो वहाँ के अंग्रेज़ों ने नहीं किया जितना वहाँ पर रहने वाले इंडियंस ने किया। जो वहाँ के बॉर्न इंडियंस होते हैं ना, यहाँ के मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन देर बॉर्न इन यूके, अंग्रेज़ों से भी बड़े जो रेसिस्ट थे वो वहाँ के हमारे को जो इंडियंस जो थे। तो मतलब बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट हुआ। तो 4 महीने के अंदर अब एक एक चीज़ तो क्या बताएं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि पूरी तरह से हम डिप्रेशन के अंदर आ गए थे, पूरी तरह से डिप्रेशन के अंदर आ गए थे। बीच में 4-5 दिन तो हम ऑफिस ही नहीं गए, हमारे को तेज़ बुखार हो गया। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी हमारे को रिजेक्ट कर रही है कि यहाँ नहीं रहना है यार, ये कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया है भाई, इधर नहीं रहना है, कुछ भी करा लो मुझसे, मैं ये नहीं करूँगा। और दोस्तों इंग्लैंड में आने के बाद हमारी हालत ऐसी हो गई कि वो हितेश जो कि पिछले 4-5 वर्षों से एक स्टार परफॉर्मर था, जिसका हर एक चीज़ के अंदर नाम था, कंपनी के अंदर हर चीज़ के अंदर, इवन इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम हर कोई हमें इन्वॉल्व करना चाहता था अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कि प्रोजेक्ट्स अगर ये आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। दोस्तों हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि हमें ऐसा लगने लग गया था कि मैं किसी लायक की नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सारा कॉन्फिडेंस, सारा टैलेंट, सब कुछ जैसे गायब सा हो गया। अचानक से फ्रॉम अ स्टार परफॉर्मर आई बिकेम अ लूजर, कंप्लीट लूजर इन द कंपनी। 4 महीनों के बाद दोस्तों जैसे तैसे मैं इंग्लैंड से वापस आया। इंग्लैंड के अंदर कुछ ऐसा भी था कि वहाँ हम गए और फिर पीछे से पहले 1-1.5 महीना हम रुके, फिर इंडिया से 20-25 लोगों की टीम आई, उनका वहाँ पे हमारे को जो है वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होनी थी, फिर हमारे को उनको मतलब हैंडल करना था। वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। 4 महीने के अंत में 15 दिन के लिए हमारी जो धर्मपत्नी है उनको घुमाने के लिए हमने इंग्लैंड बुलाया था अपने खर्चे पे। वो 15 दिन भी हम पूरी तरह से एस्केप मोड में थे, काम करने का बिल्कुल मन नहीं था कि भैया इनके साथ घूम फिर लूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। तो जैसे
पूरी तरह से हमें हमारे अंदर से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इंग्लैंड की एनर्जी ने। दोस्तों हम वहाँ से वापस आए तो इंडिया में फिर हम काम करने लगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर। वो इंग्लैंड प्रोजेक्ट को इंडिया में सेटअप करना, उसकी टीम, उसकी हायरिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन मन ही नहीं लग रहा था। हमारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे को हो क्या गया है, हमसे हो ही नहीं रहा था। एंड सडनली जो हमारा बॉस, जो हमेशा हमारे को अपनी टीम में रखना चाहता था, उसकी आंखों में हम खटकने लगे। लीडरशिप ने पूरा ट्रस्ट हमारे अंदर से खो दिया और अचानक से दोस्तों हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगे। हमें अचानक से पेट में दर्द उठ जाता और इतना ज़्यादा दर्द उठ जाता कि हमारे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। दोस्तों इंग्लैंड से आने के बाद एक ही महीने के अंदर हमारी जो आंखें हैं, दोनों आंखों के अंदर काले गड्ढे हो गए, जैसे अजीब से बीमार से हो गए। हमारा वेट एकदम से गिरने लग गया, समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर जाकर के हमारे को ये बात पता लगी कि हमारे को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, टीबी की बीमारी हो गई है, पेट के अंदर टीबी हो गया था। दोस्तों जब टीबी डायग्नोस हुआ तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि अपनी टीबी की बीमारी के साथ साथ में भी हम जो अपना जॉब करते रहे। और कुछ ऐसा हुआ कि फिर जो भी अब थे तो हम उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट लीडर तो थे, तो हमारी कंपनी ने डिसाइड किया, एक और चीज़ डिसाइड करी कि अब क्या होगा। मतलब इंग्लैंड से आ गए तो 1 महीने बाद ये डिसीजन आया कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 15 दिन हितेश इंडिया में रहेगा और 15 दिन हितेश इंग्लैंड में रहेगा। और ऐसा अगले 1 साल तक होने वाला था। दोस्तों पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा विड्रॉल स्टेज के अंदर आ गई, जैसे ही हमारे को ये बात पता चली ना, वैसे ही हमारे को ये अटैक से पड़ने लग गए बार बार। तो साइमल्टेनियसली हमारा वीज़ा लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और हम बार बार हॉस्पिटलाइज होने लगे। और फिर ये जो ट्यूबरकुलोसिस हमारे को है, ये वाली चीज़ डायग्नोस हो गई। दोस्तों हमारा वीज़ा हमारे हाथ में आ गया था। पहले तो 1 साल का वीज़ा हमारे को मिला था, ये दूसरा बार जब वीज़ा हमारे पास आया था तो हमारे जो बॉस थे, हमारे जो कंपनी, जो हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि भाई हितेश आपको ऐसे ऐसे जाना है। टिकट बुक हो गई दोस्तों। जिस दिन हमारी टिकट बुक हो गई है उस दिन हमारी ऐसी हालत हुई कि 1 हफ्ते के लिए फिर से हम हॉस्पिटलाइज हो गए। और उसके बाद ये जो टीबी वाली चीज़ जब डायग्नोस हुई, वैसे तब भी पता लग गया था, तो कुछ ऐसा था कि वो हमारी टीबी की हालत में भी चाह रहे थे कि हम इंग्लैंड चले जाएं, वो उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे उस चीज़ को। तो हमने ये निश्चय किया कि भैया हम ये एक साथ नहीं कर पाएंगे। हमने अपने बॉसेस को बोला कि भैया मैं इंग्लैंड नहीं जा पाऊँगा। हमने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद लगभग 1-1.25 साल तक जो है हमारा ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चला। दोस्तों इंग्लैंड से मिली हुई जो नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आई थी, मतलब नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे, इतना बीमार हो गया बंदा, अच्छा खासा बंदा बीमार हो गया। तो दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, बहुत हैवी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो वो दवाइयाँ जब हम खा रहे थे, मतलब 2-2, 3-3 हज़ार mg जब एक टाइम पे हमारे अंदर जा रहा था, तो उसने बिल्कुल हमारे को ऐसा कर दिया था, हमारे को चक्कर आते थे, हमारे को उल्टियाँ आती थी पूरा दिन भर। हम बैठ करके अपने बाल खींचते थे, रोते थे, हमें समझ नहीं आता था हमारे साथ क्या हो रहा है। और तो एक बहुत लंबे समय तक इस प्रकार से जो है हम परेशान चलते रहे। दोस्तों कुछ ऐसा हुआ, जैसे बहुत सारी चीज़ें ना एक ही समय पर होनी थी। हमारे ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चलते हुए 7-8 महीने हो गए थे। 7-8 महीने हो गए थे तो अब हम थोड़े बेटर हो गए थे। अब इसी टाइम पे क्या है, जो हमारी वाइफ है उन्होंने प्रेग्नेंट हो गए, वो मतलब प्रेगनेंसी उनका हो गया। तो अब फिर कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ कि भाई हमारी रिकवरी चल रही है। अच्छा, हमारे जो वाइफ हैं वो जॉब करते रहे उसी कंपनी के अंदर, वो भी जॉब करते थे, वो कंप्लायंस टीम के अंदर थे। और हम बीमारी के अंदर चलते रहे। तो हमारी वाइफ प्रेगनेंसी में भी जॉब करने जाती थी और हम बीमारी के अंदर घर पे पड़े रहते थे। ये प्रभाव था इंग्लैंड का। और दोस्तों ये ना बुरा समय आने का ना जैसे एक स्टार्ट सा हो गया था। और अब ये बुरा समय जो है ना पिछले 1.5-2 साल से ही वापस जाने लगा है। लेकिन हमने जो नरक देखा है ये 6-7-8 साल, वो हमारे को ही पता है। तो वो प्रेग्नेंट हो गए और मतलब फिर हमने कुछ इस प्रकार से प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। हमारे को पता था कि जब हमारा बेबी आएगा तो हमारी जो वाइफ है वो अपना जो जॉब है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनके लिए एक नेल आर्ट स्टूडियो जो है उसको सेटअप करा दिया। तो जब तक हमारा बेबी हुआ तब तक हमारी जो वाइफ है उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। वो अपने जो नेल आर्ट स्टूडियो है उसके अंदर उन्होंने जो है काम करना शुरू कर दिया। उनको नेल आर्ट और ये सब का काम आता था, तो स्टाफ रख लिया, दुकान खुलवा दी उनको।
वहाँ पर वो जब बिल्कुल हमारा बेबी हुआ तो कुछ समय तक हमने उनका सपोर्ट किया हमने। उसके बाद वहाँ हुआ। अच्छा, इसी समय पर दोस्तों फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि हमने एक दूसरी कंपनी के अंदर 3-4 महीने जो है जॉब किया, लेकिन वहाँ पर भी जैसे हमसे जॉब हो नहीं पा रहा था बड़ा, कि 3-4 महीने हमने किया। और शायद आप हैरान होंगे इस बात को सुन करके, लेकिन हम गूगल के ऑफिस के अंदर काम करते थे, डायरेक्टली गूगल के एम्प्लॉय नहीं थे, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और सब कुछ वहाँ पे था, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे थे। जैसे ख़त्म ही कर दिया था उन्होंने ना पूरी तरह से हमारे को किसी काम का ही नहीं छोड़ा था, इस प्रकार से हमारे साथ हो गया था। तो तो कर रहे थे, तो बेसिकली कुछ ऐसा हुआ कि हमारा फिर बेबी बॉर्न हो गया। अभी हमारा बेबी हुआ था और अभी आप ये लगा लीजिए कि बीमारी से अभी भी हम रिकवर कर ही रहे थे। मतलब 1-1.25 साल हमारे को पूरा हो चुका था, लेकिन डॉक्टर्स का ये था कि भैया 1.5 साल तक जो है दवाइयाँ खाते रहना होता है इसके अंदर, क्योंकि टीबी थोड़ा सा भी रह जाए तो वापस आ सकता है, तो पूरा ख़त्म करना है। तो दोस्तों अभी हमारा बेबी हुआ था और हमारी बेबी को हुए अभी 4 महीने हुए थे कि एक किस्सा हो जाता है। हमारे को ऐसा पता चलता है कि जो हमारे जो चाचा जी हैं, उनका जो छोटा बेटा है, जो कि उस समय केवल 10 वर्ष की आयु का था, उसको कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने, कुछ लड़कों ने मिलकर के बहुत ही बुरी तरह से मारा। और मारा भी क्यों? 3-4 लोग आए, वो घर के बाहर जो है बैडमिंटन खेल रहा था, उसको बोला कि पानी ला करके दे, तो उसने बोला कि ठीक है भैया ला देता हूँ। और बिना बात के जब उसने पानी ला करके उनको दिया, उन लड़कों ने उसके साथ गाली गलौज किया और 10 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा, मतलब थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको मार करके चले गए। अब दोस्तों बात क्या है हमारे साथ कि हमारे जो परिवार है उसके अंदर सबसे बड़े भाई हैं, चाहे हमारे माताजी की तरफ से देख लें या हमारे पिताजी की, जो हमारे चाचे ताए, हमारे पिताजी ताया हैं सबके, तो हमारे चाचों के लड़कों के अंदर सबसे बड़े भाई हम हैं। और हमारे साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम थी। अभी ये किस्सा होने तक हमने जीवन में कभी शराब नहीं पी, कभी कोई नशा नहीं किया था, हम सिगरेट नहीं पीते थे, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर थे। किसी भी तरह की गलत आदत, गंदी आदतें हमारे अंदर नहीं थी, बहुत ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम हमेशा से ही थे। कुछ ऐसा हमारा पता नहीं क्या सीन था, लेकिन हमारे को एक प्रॉब्लम थी, और वो ये था कि हमारे को लड़ाई झगड़े हम बहुत करते थे। इवन ट्रेनर बन जाने के बाद भी पता नहीं क्या हो जाता था, हर 6-7 महीने के अंदर एक ना एक बड़ा झगड़ा होता ही होता था हमारा। कुछ ऐसा था कि जैसे कि ना कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देंगे, कभी अपने किसी दोस्त से नहीं लड़ेंगे फालतू, कभी किसी को बोलेंगे नहीं, कभी नेम कॉलिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई अत्याचार कर रहा है ना, कोई गलत कर रहा है किसी के साथ, अगर हमारे को ऐसा लगे कि सिर्फ इसलिए कि हम शराफत से जीते हैं, हम शरीफ दिखते हैं, तो लोग हम पे अपना रोब जमाएं, बदमाश हमारे ऊपर बन करके दिखाएं, तो ये चीज़ ना बिल्कुल हमारे को बर्दाश्त नहीं होती थी। तो जब भी ऐसा कोई ग्रुप कुछ खड़ा होने की कोशिश करता था और थोड़ा बहुत कुछ होता था, और कुछ अगर ऐसा हो जाता था, तो मतलब अचानक से फिर कोई हम जो है लड़ते किसी के साथ नहीं थे, लेकिन अगर लड़ाई हुई तो फिर सीधा जो है मतलब फिर जो लोग प्रोफेशनल होते हैं इस काम के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर, सीधा उन्हीं के साथ जाकर के भिड़ जाते थे। तो हमारे बहुत सारे किस्से भी थे इस चीज़ से जुड़े हुए, और अपने गुस्से से और इस एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा खुद परेशान भी रहते थे। तो हमारा विवाह हो गया था, बेटा हो गया था, और हमने झगड़े वगैरह करने बहुत, मतलब ये हो गया था कि बिल्कुल छोड़ दिए थे जैसे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमारे भाई के बारे में हमारे को ये बात पता चलती है, तो हमारे अंदर जैसे जो है ना, अंदर तक हम तिलमिला जाते हैं। जैसे हमारे को लगता है कि हमारे छोटे भाई के साथ कोई ऐसा कर गया, और फिर हमारे को पता लगता है कोई बात ही नहीं है, ये तो जानता ही नहीं है कि वो लोग कौन थे, बस इसने वैसा देखा है कि हाँ मोहल्ले में ये लोग हैं, थोड़े घूमते वगैरह हैं, कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे ज़बरदस्ती उसको पीट करके गए हों। तो दोस्तों ऐसा हो जाता है, तो हम अपनी वाइफ से बात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वो बात आ जाती है, हमारी वाइफ का हमने बताया ना कि जब जब हमने उनकी बात मानी है तब तब हमने तरक्की करी है, और जब जब हमने उनकी बात को दरकिनार किया है तब तक हम मुसीबतों के अंदर फंसे हैं। तो हमारी वाइफ को हमने बताया कि भाई के साथ ऐसे ऐसे करके हैं, और पुलिस केस वगैरह हुआ है, तो पुलिस ढूंढ रही है उन लोगों को, लेकिन वो मतलब शायद मिलेंगे नहीं, पता नहीं क्या है। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, उनके जो माँ बाप हैं, आपके चाचा चाची हैं, वो देख रहे हैं इस केस को, आप चिंता नहीं करो, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व मत होना। क्योंकि इनको भी पता था, शादी के बाद भी हम कुछ झगड़े कर चुके थे, तो उनको पता था कि अगर ये इन्वॉल्व होगा तो फिर अब ये झगड़ा ही होगा, मतलब कलेश ही होगा कोई बड़ा। तो हमने कहा कि भाई ठीक है,
हम करेंगे। तो रात को तो हम सोए बात करके कि ठीक है कर लेंगे, लेकिन हम सुबह उठे तो जैसे एक तीर सा हमारे दिल के अंदर लगा हुआ था, हमारे को वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी। तो हमने क्या किया, हम चुपचाप अपने घर से बाहर निकले। हमारा भाई है, उसका फ़ोन आया कि भाई क्या करना है, वो उसको मार करके चले गए थे। मैंने कहा तो बाहर मिल, आता हूँ। पूरी बीवी से बात कर ली है, सब समझ लिया कि ठीक है इन्वॉल्व नहीं होना है, चल पुलिस केस हो गया है, वो लोग भी भाग रहे हैं इधर उधर, ठीक है जस्टिस हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब वो है कि मार पड़ी है तो मारेंगे, ये था कि हम सीधा कुटाएंगे, ये चीज़ थी। तो भाई मिला तो हमने कहा कि चल ठीक है पता करते हैं कौन है। अब दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि जिन लड़कों ने हमारे भाई को पीटा था ना, उनको तो हमने आज तक नहीं देखा वो कौन थे, उसके बाद वो कभी मिले ही नहीं हमारे को। लेकिन हम किसी के पास पता करने के लिए गए कि कैसा हुआ। अब दोस्तों हमारा ये जो केस है ना वो ना कोर्ट में चल रहा है, तो हम इसकी डिटेल्स ऑनलाइन नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे लोग जिनसे हम पता करने के लिए गए कि ये कौन थे, तुम्हारी जान पहचान के, उन्होंने बोला कि हाँ हमारी जान पहचान के, उनसे हमारा झगड़ा हो गया। दोस्तों आगे चल करके हमारे को बात पता चली थी कि जिनसे हम पता करने के लिए गए थे ना, एक्चुअली में पिटवाया उन्हीं लोगों ने था। तो एक पूरा परिवार है और पूरा ग्रुप है, उनके साथ झगड़ा हुआ। और दोस्तों वो झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया, उसके अंदर अब बिल्कुल डिटेल नहीं बता सकते क्या चोट लगी, किसको क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन कुछ ऐसा हो गया दोस्तों कि हमारे ऊपर केस बन गया। और भाई के तो थोड़ी बहुत ही चोटें थी, लेकिन हम लोगों ने, हमने और हमारे भाई ने जब हम इन्वॉल्व हुए और हमने जब उस चीज़ का जवाब दिया, तो वो जवाब जो है कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा केस हो गया। और केस कुछ ऐसा हो गया दोस्तों, उसके अंदर जो धाराएं थी उसके अंदर वो ना नॉन बेलेबल थी, उसके अंदर आपकी बेल नहीं हो सकती। अगर वो धारा आपके ऊपर लग गई है तो जेल जाना पड़ेगा, फिर पुलिस आपको पकड़ती है, या तो फरार हो जाओ या फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो फिर जेल जाना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी हम नहीं बता सकते, हमारा भाई तो अरेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हमने खुद ही पुलिस स्टेशन में जा करके सरेंडर कर दिया। अब दोस्तों आप ये देख लो कि ये किस प्रकार से सारी कहानी चल रही है कि एक दिन पहले रात को मैंने अपनी वाइफ को बोला है कि भैया ठीक है नहीं करूँगा, अगले दिन वो देख रही हैं कि हाथ में जो है पुलिस ने पकड़ रखा है, हाथ बांध रखे। 4 महीने का बेटा ऑपरेशन से हुआ था, वाइफ बहुत वीक थी, हमारे माता पिता हैं नहीं उनकी सेवा करने के लिए, 4 महीने के बच्चे के साथ वो ना अकेली पड़ गई। तो उनके ऊपर भी बहुत सारे रेपिकशंस थे इस चीज़ के। तो कुछ ऐसा हुआ कि हम थाने गए, हमने सरेंडर कर दिया और फिर वहाँ से हमारे को जो है जेल भेज दिया गया। अब दोस्तों ये जो पूरा जो समय था जब हमारे को जेल भेजा गया, हमारे साथ क्या है दोस्तों कि परमात्मा के जिस मार्ग पे हम अभी चल रहे हैं, अभी पिछले 1.5-2 वर्षों से तो पूरी तरह से सभी प्रकार की धारणाओं के अंदर हम हैं, योग साधना भी पक्का है। लेकिन हमारे को ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारे जीवन में ना परमात्मा ने हमें ढूंढने की बहुत कोशिश करी है। लोग परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें ढूंढने की बहुत कोशिश करी है। बहुत बार हमारे को पकड़ा है कि बच्चे मैं हूँ, मैं आ गया हूँ, बच्चे मुझे पहचान। लेकिन जैसे हम अपनी चीज़ों के अंदर रुझे हुए थे तो हम पहचान नहीं रहे थे। लेकिन हमारे साथ क्या होता था दोस्तों कि हमारे ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो हम परमात्मा के मार्ग पे चलने लग जाते थे, योग साधना करने लग जाते थे, क्लासेस करने लग जाते थे, फिर कुछ होता था फिर छोड़ देते थे। विशेषकर क्या होता था कि जब भी हम किसी बड़ी मुसीबत के अंदर होते थे तो फट से हम परमात्मा का हाथ पकड़ लेते थे। और पता नहीं कैसे बिना बहुत, जैसे एक तो होता है ना कि आप बहुत समय से ज्ञान के अंदर हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी आत्मा हैं, तो बट हमारे साथ कुछ ऐसा था कि जैसे ही हमने संकल्प कर लिया ना कि हाथ पकड़ लेना है, तो जैसे ज्ञान अपने आप ही आने लग जाता था, जैसे कलेक्शन सा बन जाता था, है ना, कि कुछ महीने ही हुए हैं लेकिन लोग ऐसे कहेंगे कि भैया कितने वर्षों से हुआ, ऐसा था। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो उस समय हम अपनी क्लासेस करते थे, साधना भी करते थे, बट कच्चे पक्के थे, बहुत कच्चे पक्के थे। लेकिन बाबा बाबा करने लग गए थे कि भोलेनाथ बाबा, शिव बाबा करने लग गए थे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आपको जेल भेजा जाता है ना, तो डायरेक्टली जेल नहीं भेजा जाता। जेल भेजने से पहले आपको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। पहले पुलिस लॉकअप में रहते हैं आप, तो आपको अरेस्ट करके पुलिस लॉकअप में रखा जाता है, फिर पुलिस आपको जज के सामने प्रेजेंट करती है, फिर जज जो है आपको जेल कस्टडी के अंदर भेजते हैं। तो जिस दिन दोस्तों हमारे को पुलिस कस्टडी के अंदर रखा गया, तो हम जो वो लॉकअप होता है ना, जो मूवीज़ में भी दिखाते हैं, तो उस लॉकअप के अंदर ना हम ध्यान के अंदर बैठ गए और ध्यान के अंदर हमने संकल्पों में परमात्मा से बात करी। हमने उनको कहा कि हे प्रभु भोलेनाथ,
देखो जो कुछ हो गया, हमें तो समझ में ही नहीं आया कि कैसे हो गया, कैसे ये केस हमारे ऊपर बन गया, ये तो बनना ही नहीं था, ये क्या हो गया है। हमने उनसे कहा कि लेकिन क्योंकि हमारे जीवन में ये सब हो गया है और हमें जेल जाना पड़ रहा है जबकि हमने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो हम ऐसा समझ करके जा रहे हैं जेल में कि कुछ ना जेल में आपने हमारे से सेवा करवानी है। तो अपनी सेवा करने के लिए हम वो जा रहे हैं, जेल को हम जेल समझ करके नहीं जा रहे हैं। तो जेल हम जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि आप हमें वहाँ भेज रहे हैं तो आप हमसे कुछ ना कुछ सेवा कराना चाहते हैं। ये संकल्प हमने किया। अच्छा दोस्तों, हम ये संकल्प कर ही रहे थे कि और भी लोग हमारे साथ उस लॉकअप के अंदर थे। और क्या है कि कुछ ऐसा होता है कि अब अगेन हम किसी को शेमिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पुलिस वाले होते हैं, तो जो लोग नए भर्ती होते हैं ना पुलिस के अंदर, वो क्या करते हैं, रात को ना दारू पी करके पीटते हैं लोगों को, जो लॉकअप के अंदर होते हैं पुलिस कस्टडी में। इसको बोलते हैं कि वो लोग ना प्रैक्टिस करते हैं पीटने की। क्या पुलिस के अंदर है, थोड़ा मारपीट करनी होती है, जो गुंडे वुंडे होते हैं उनको सुधारना होता है, लेकिन उसके लिए हाथ तो खुलना चाहिए ना। तो अपना हाथ खोलने के लिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सब नहीं करते, लेकिन जो नए भर्ती होते हैं और कुछ लोग उनके अंदर से करते हैं, सो वो लोग क्या करते हैं, रात को दारू पी करके ना बहुत पीटते हैं आपको। तो हमारे साथ कुछ ऐसा था दोस्तों, हम ध्यान के अंदर बैठे थे और वहाँ पर ना इसी चीज़ के ऊपर बात चल रही थी कि भाई आज तेरी बारी है, कोई बात नहीं, तू हो जा सेट, आ जा, बहुत सारे मुर्गे हैं यहाँ पे, इनकी धुलाई होगी। लेकिन दोस्तों हमारे साथ कुछ ऐसा था कि हम वो गए संकल्प किया, हमारे को ऐसा फील हुआ कि जैसे एक कवच सा आ गया हमारे आसपास ना, जैसे शक्तियाँ हैं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है, उन्होंने हमारे को संभाल लिया है और हमें पता था कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। वो बोल रहे थे कि शायद वो डराने के लिए बोल रहे थे, एक्चुअली मैं ना करते हूँ, लेकिन और जो वहाँ के जो लोग लॉकअप में थे उनसे हमने सुना था कि नहीं, मारपीट करते हैं, थोड़े बहुत डंडे तो पड़ते ही हैं। कुछ ऐसा हुआ दोस्तों। उसके बाद वो पुलिस वाला गया, वो पुलिस वाला आया ही नहीं। दूसरा पुलिस वाला वहाँ पे जो है, भाई जो है, वो वहाँ पे जो है बस अपनी कुर्सी डाल करके बैठा रहा, सो गया वो। थोड़ी देर हमने योग किया, हम भी सो गए। उसके बाद अगले दिन जज के सामने पेश किया गया और फिर हमारे को जेल भेजा गया। अब दोस्तों जेल जो होती है ना, जेल के अंदर हम 2 महीना रहे, लेकिन सही मायने में आपको हम बताना चाहते हैं कि 2 महीना भी नहीं, 50 दिन जेल के अंदर रहे, लेकिन 50 दिनों के अंदर ना जेल हमने केवल 7 दिन ही काटी। अच्छा, अमूमन तौर पर लोग क्या करते हैं, जब जेल जाते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये कहाँ आ गए, कैसे फंस गए, ये हो गया वो हो गया। दोस्तों हमारे को ना अंदर से बहुत ज़्यादा पछतावा था। हमारे को अंदर से ये था कि हमारे गुस्से की वजह से, हमारे इस टेम्परामेंट की वजह से और हमारे इस एटीट्यूड की वजह से कि कैसे किसी ने हाथ लगा दिया, कैसे किसी ने चूं बोल दिया, हम चीर फाड़ कर देंगे, ये जो हमारा जो एटीट्यूड है, इसकी वजह से हम तो जेल में आ गए। कोई बात नहीं, रोटी मिल जाएगी, सोने को बिस्तर मिल जाएगा, लेकिन पीछे हमारा 4 महीने का बेटा है, हमारी वाइफ है, उसको हम अकेला छोड़ करके चले आए। उनके साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी गलती की वजह से वो लोग सफ़र करेंगे। हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि थी, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड ऐसा था पहले ही दिन से जेल के अंदर कि भाई अगर हमारे को काम नहीं भी बताएंगे ना, तो भी हम अपने आप को पेश करते थे कि भाई काम पे हमारे को भेजो। हम जेल के अंदर बंद होने की सज़ा नहीं, अपने आप को और ज़्यादा सज़ा देना चाहते थे। दोस्तों जेल के अंदर कई सारे काम होते थे, खेती भी होता था, खेती के अंदर कस्सी चलानी होती थी, फिर और झाड़ू होता था, पोछा होता था। जेल बहुत बड़ी होती है तो उसके अंदर झाड़ू पोछा करना, तो जहाँ के लिए भी हमारे को बुलाया जाए तो उसके अंदर हम जा कर के पेश हो जाए कि हमारे को लेकर के जाओ। हम जैसे खुद को सज़ा देना चाहते थे। और दोस्तों कुछ ऐसा था कि शुरू में क्या होता है, जेल के अंदर क्या होता है, एक जेल होती है, उसके अंदर बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जिस वार्ड के अंदर हमको रखा गया था उसको बोलते हैं मुलाहिजा वार्ड। मतलब जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जो पहली बार जेल आए हैं, उनके लिए एक अलग वार्ड होता है। और जो रिपीटर्स होते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, जो बार बार जेल आते हैं, उनके लिए अलग वार्ड होते हैं। तो हमारे को मुलाहिजा वार्ड के अंदर रखा गया। अब हमारा जो वार्ड है दोस्तों, उसको संभालने वाले 18 सेवादार थे और एक मुंशी। कुछ ऐसा हुआ कि पहले 7 दिन तो ऐसा था दोस्तों कि जेल के अंदर थे तो हमारे को बहुत गालियाँ सुननी पड़ती थी, माँ की, बहन की, और वहाँ पे एक से एक क्रिमिनल्स। और जेल के अंदर नए नए पहला एक्सपीरियंस, किसको आप क्या बोलोगे, कुछ हमारे को तो आता ही नहीं था। ना कोई जान पहचान, ना पुलिस हमारे को जानती, ना कोई नेता हमारे को जानता, ना हम पैसे वाले, हम तो सीधे साधे नौकरी करने वाले व्यक्ति थे। गुस्से के चलते जेल के अंदर आ गए थे। तो 7 दिनों तक तो दोस्तों हमने ना सबकी गालियाँ सुनी, लेकिन
हमारा ना योग चालू रहा। हम रोज़ बाबा को बोलते थे कि बाबा यहाँ पर हम बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो सेवा आपने करानी है, तभी हम यहाँ पर हैं। और दोस्तों 7वें दिन हमारे को संकल्प आया कि भैया हम ये ऑड जॉब्स करते हैं, कभी एक काम, कभी दो काम, कभी तीसरा काम, इससे बढ़िया जो है हम एक लेटर लिख देते हैं। तो हमने वहाँ पर एक बॉक्स होता है, डीजी जेल्स के को आप, डीआईजी जेल्स होते हैं, डीजी जेल्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल, उनको आप लेटर लिख सकते हो। तो मैंने उसके अंदर लिखा कि भैया ऐसे ऐसे ये मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे को जेल के अंदर परमानेंट काम दिया जाए, तो जो भी हमारे को परमानेंट काम दिया जाएगा उसको पूरा दिन हम करने के लिए तैयार हैं। ये तो हम कुछ इसके अंदर वैल्यू ऐड कर पाएंगे जेल सिस्टम के अंदर। तो ये हमने लेटर डाला। तो लेटर जब हम डालने लगे थे तो लेटर हमने जो क्या होता है, जेल जो होती है, जेल को ना कैदी कंट्रोल करते हैं और एक या दो पुलिस वाले होते हैं। तो हेड वार्डर थे, उन्होंने हमारे को रोका, उन्होंने बोला क्या कर रहा है। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे काम चाहिए, तो उसके लिए मैं लेटर डाल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये लेटर मेरे को दे दे। तो हमने कहा ठीक है। अब दोस्तों 7वां दिन था और 7वें दिन की शाम थी। उस दिन कुछ ऐसा होता है कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं, जिनके कंट्रोल के अंदर हमारा ये पूरा वार्ड होता है, मतलब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो आते हैं और ये हेड वार्डर उनके साथ आते हैं। और एक ऑफिस था जो कि हमारे वार्ड के अंदर बना हुआ था, और उस ऑफिस के अंदर एक एक करके लोगों को बुलाया जा रहा था। हमारे को उस ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उन्होंने हमसे बात करी, नाम उनका हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने बात करी हमसे, उन्होंने पूछा क्या करते हो। तो हमने उनको पूरा ऐसा ब्यौरा दिया कि सर ये हम करते थे और हम चाहते थे कि हमारे को कोई काम दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने सबको कहा कि सब लोग जाओ। उन्होंने हेडवार्डर साहब को बोला कि ठीक है, ये लड़का ठीक है, इसको मुंशी बना दो। तो कुछ ऐसा हुआ कि हमारे वार्ड का जो मुंशी था वो, उसको 1 साल पूरा हो गया था, तो उसको रिपीटर्स के वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था और एक नए मुंशी की आवश्यकता थी। अब दोस्तों मुंशी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कंट्रोल के अंदर पूरा वार्ड होता है, सारे सेवादार उसको रिपोर्ट करते हैं। हमें ये बात पता नहीं थी, हमें लगा कि मुंशी बनाया तो मतलब लिखा पढ़ी का कोई काम दे रहे होंगे। और जनरली मुंशी उन लोगों को बनाया जाता है जो कि बहुत समय से जेल के अंदर हो, कोई कहीं महीनों से हों, है ना, उनका बिहेवियर देख रहे हों ऑफिसर्स, और उसके बाद कुछ करके वो बनाया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, मुंशी जो उस वार्ड के अंदर होता है उसके अंदर उसके पास बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल होता है। जैसे कि जितनी भी बैरक्स होते हैं उन सब की चाबियाँ उसके पास होती हैं, उसके ऑफिस के अंदर होती हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको मुंशी बना दो। मुंशी जा रहा है और एक प्रकार से दोस्तों जेल के अंदर हमारे को जो है ऑफिस दे दिया। अब हम सेवा करना चाहते थे, लेकिन एक नॉर्मल कैदी की तरह, एक नॉर्मल अंडर ट्रायल व्यक्ति की तरह कैसे हम सेवा कर सकते थे, तो पॉसिबल ही नहीं था ना वो। तो हमारे को जो है ऑफिस मिल गया, सेवा करने के लिए एक्सेस मिल गया, और उस ऑफिस के अंदर एक फ़ोन भी था, तो उसके 5 मिनट्स मिलते थे। उसका भी अलग सिस्टम, खैर पूरा जेल का क्या सिस्टम समझाएं हम। तो मेन जो वार्ड को कंट्रोल करने वाला जो ऑफिस था ना, वो हमारे पास आ गया। अब दोस्तों एक दिन पहले तक, अभी 7वें दिन तक, जब तक 7वां दिन था तब तक हमारा रूटीन ऐसा होता था, गालियों से शुरू होता था कि सेवादार आते थे काम पे भेजने के लिए, गंदी गंदी गालियां देते थे, उठाते थे और वो करते थे। 8वें दिन दोस्तों जब हम सो करके उठे हैं, तो वो जो 18 सेवादार थे जो कि आज तक हमारे को काम पे भेज रहे थे कि तू ये कर, तू वो कर, बदतमीजी से बात कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, अगले दिन वो दोस्तों हाथ बांध करके हमारे सामने खड़े और कह रहे हैं कि मुंशी जी किसको क्या ड्यूटी देनी है वो ड्यूटी आप दे दीजिए। हम थोड़े हक्के बक्के हो गए। हमने कहा जी मैं मुंशी हूँ, मेरे को तो अपना काम नहीं पता, अभी तो मैं सीखूंगा, तो आप देखिए क्या करना है, जो जो कर रहा था वो आप कीजिए, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मुंशी जी यहाँ के चौधरी तो अब आप हो ना। तो हमने कहा मैं समझा नहीं। कह रहे देखो मुंशी जी ऐसा होता है कि जो वार्ड का मुंशी होता है पूरा वार्ड उनके कंट्रोल में रहता है। जो हेड वार्डर साहब है उनके साथ मिलकर के आप सारा काम करोगे, सारी लिखा पढ़ी आप यहाँ पर देखेंगे, और जितने भी सेवादार है, कौन सेवादारी का काम करेगा, कौन सेवादार रहेगा, कौन नहीं रहेगा, और किस सेवादार को क्या काम करना है, ये जो असाइन करने की जो जिम्मेवारी आपकी है। तो हम सब आपके मतलब जो आदेश है उसके अनुसार चलेंगे, तो जैसा आप बोलेंगे वैसा आप हमारे को बताइए। तो हमारे को तो बात समझ में नहीं आई दोस्तों। तो 50 दिन की जो जेल काटी उसके अंदर 7 ही दिन हमने जेल काटी। उसके बाद से 8वें दिन से तो हमारे को एक पोर्शन का राजा बना दिया गया था। दोस्तों ये होता है परमात्मा का हाथ पकड़ के रखने का फ़ायदा। जो परिस्थितियां आपने अपने जीवन के अंदर उत्पन्न कर ली हैं वो आपके सामने तो आएंगी। जेल जाने का था तो जेल तो जाना पड़ा, लेकिन
परमात्मा को साथ रखा तो उन्होंने क्या किया, इसको बोलते हैं, जैसे कांटों की सेज होती है ना, उसको उन्होंने फूलों की सेज बना दिया। जेल के अंदर रहते हुए भी, जेल जिसके अंदर कहते हैं 7 से 8 तालों में बंद रखा जाता है लोगों को, 8 तालों की वो होते हैं, एक दरवाज़ा फिर उसके अंदर दूसरा दरवाज़ा, 8 तालों में कैद रखा जाता है। जेल जिसके अंदर हर कोई कैदी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आज़ाद अगर कोई व्यक्ति था तो वो हम थे, हम मुंशी थे। हमारा काम ही यही था कि हमारा काम ये होता था कि सबको बंद करना होता था। उसके बाद जो नए लोग जेल में भर्ती होने के लिए आते थे, उनकी आमद लेने जाना होता था, तो सब लोगों को लॉक कर दिया जाता था और अकेले हम ही आज़ाद घूम रहे होते थे, और हमारे 1-2 सेवादार जिनको हम उस दिन ड्यूटी लगाते थे कि तुम मेरे साथ रहना आज, इस प्रकार से। अब एक बहुत ही विशेष चीज़ हुई उसके अंदर दोस्तों। देखिए, जिस आध्यात्मिक मार्ग पे हमें, उसके अंदर क्या कोर्स कराया जाता है, 7 डेज कोर्स, जिसके अंदर जो पूरा ध्यान साधना का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया जाता है। तो हमारी जो वाइफ हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमसे मिलने के लिए आया करते थे, तो हमने उनको बोला कि आप ऐसा करना कि जो 7 डेज कोर्स की बुक है ना, वो मुझे दे जाना, मैं अंदर ना लोगों को कोर्स कराऊंगा। मैं जब ज्ञान की बातें करता हूँ, ध्यान करवाता हूँ, तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, जो भाई है, बहनें तो नहीं थी, भाई ऐसे हैं जो कि कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरे पास किताब होगी तो मैं सेवा कर पाऊँगा। दोस्तों, इन 50 दिनों के अंदर हमने जेल के अंदर लगभग 20 लोगों को 7 डेज कोर्स कराया, और हमारा अनुभव ऐसा था कि ऐसे ऐसे लोग थे। अच्छा, मुंशी बनने के बाद हमारे को क्या बेनिफिट मिल गया, हमारे जेल के अंदर ना 6 वार्ड्स थे, क्योंकि हम मुंशी थे। और हमारे को देखिए, किसी भी कैदी को जो अंडर ट्रायल होते हैं, उनको अपने वार्ड से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है जब तक कोई फंक्शन प्रोग्राम ना हो। लेकिन क्योंकि हम मुंशी थे, तो हमारे को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने की भी अनुमति थी। हमारे को चक्कर, जो सेंटर, मेन जो सेंटर होता है जहाँ से पूरी जेल कंट्रोल होती है, वहाँ पे जाने की भी अनुमति थी। हमारे को ऑफिसर से मिलने की भी अनुमति थी, हम उनकी भी ऑफिस में जा सकते थे। तो पूरी जेल का एक्सेस था हमारे पास, हम कहीं भी जा सकते जेल के अंदर, क्योंकि हम मुंशी थे। तो दोस्तों, 7 डेज कोर्स की बुक लेकर के हम अलग अलग वार्ड्स में जाया करते थे, और कई सारे भाइयों को हमने ऐसे पकड़ लिया था, उनको हम 7 डेज कोर्स कराने लगे। दोस्तों, 20 लोगों को इन 50 दिनों के अंदर हमने कोर्स कराया, और 20 लोगों में जो हमने कोर्स कराया ना दोस्तों, तो उसके अंदर 15 लोग ऐसे थे जिनको अपनी आंखों के सामने हमने जेल से बाहर जाते हुए देखा। ऐसा अनुभव था कि आज 7 डेज कोर्स उस बंदे का पूरा हुआ, 2 दिन बाद उसकी बेल। आज 7 डेज पूरा हुआ, 2 दिन बाद उस बंदे की बेल। 6-6, 7-7 महीने से लोग जेल के अंदर पड़े हैं, बेल नहीं हो रही है। 2 साल से जेल के अंदर पड़ा है, बेल नहीं हो रही है। हमने वहां गए हैं, मिले हैं, 7 डेज कोर्स कराया है, कोर्स पूरा हुआ, 2 दिन बाद बेल। तो 15 लोगों को जेल से अपने सामने हमने जाते हुए देखा। वो जब ये हमारे सामने हो रहा था ना दोस्तों, हम इतने खुश थे, हमारे को ऐसा लग रहा था कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो हम संकल्प करके आए थे, यानी कि वो आप ही हमारे को टच करा रहे थे। वाकई में जेल के अंदर आपने हमारे को सेवा करने के लिए भेजा है। अब तो हमारे को ऐसा लग रहा था कि जेल में आकर के भी हम तो अपना भाग्य बना रहे हैं। और दोस्तों, जेल के अंदर आए ना, तो कुछ चीज़ों को देख करके हम बहुत खुश थे। जैसे कि हमारे को 3 टाइम का खाना मिलता था, 4-4 रोटियां, चावल, 2 सब्जियां मिल रही हैं। हमें लगता था कि भैया जेल में तो हम है ही नहीं, ये तो कोई आश्रम है। अच्छा, कुछ चीज़ों का बहुत विशेष हमने ख्याल रखा जब हम जेल के अंदर थे। देखिए, जो पावर हमारे पास थी ना, इसको इस्तेमाल करके हम काम कर सकते थे बुरे। हमारे को एक ग्रुप था, उनको ऑफ़र भी आया था कि नशे का सामान है, बीड़ियाँ वगैरह हैं, अगर तुम उसको, तुम्हारे पास चाबी होती है हमारे पास, क्योंकि ऊपर के भी बैरक्स थे, स्टोर रूम्स थे, उनकी भी चाबी थी, अगर वहाँ पे तुम छुपाने की इनको व्यवस्था कर दो, तो तुम्हारे घर पे 25 से 30 हज़ार रुपये महीना जो है अपने आप पहुँचा दिया जाएगा। दोस्तों, बाबा के अंदर हम लीन थे, ध्यान कर रहे थे, कोर्स करा रहे थे। तो जब ऐसे ग्रुप का हमारे पास ऑफर है, तो हमने उनको कहा कि देखो भाई, देखो सीधी सी बात है, हम ऐसी किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। वो अब इतने बड़े गैंगस्टर्स थे वो लोग, तो हमने कहा कि देखो आप लोग क्या करते हैं, हमारी आंखें बंद हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना, तो हम अपने हाथ से कुछ करेंगे ना ये। और एक और, तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर क्लियर थे कि ना तो ऐसी किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना है, और ना ही जेल की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना है। क्योंकि आप ये मुंशी बने, टेम्परेरी पोजीशन है, लोग उसको क्या परमानेंट समझ लेते हैं, उसी को अपना जीवन समझ लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ, अब क्या कि हमें अथॉरिटी तो थी, हमारे को लोगों को काम पे भेजना होता, तो लोग बिगड़ जाते हैं। 1-2 को हमने थोड़े डंडे भी बरसाए, 1-2 लोगों को। तो बात कुछ ऐसी थी कि कई लोगों से हमारी ज़बान दराजी भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी
अगर उनका कोई काम है, अगर वो हमारे पास हमारे ऑफिस के अंदर आए हैं कि मुंशी जी हमारा ये काम है, तो हम इमीडिएटली उनका जो काम है उसको सॉल्व कराने का प्रयास करते थे। इस चीज़ के लिए हमारे को बहुत अंदर से दुआएं मिलती थी कि भैया जो मुंशी है ना, भाई ऐसे नहीं है कि भाई अपने कोई ईगो के अंदर आकर के हमारा कोई बुरा करे, बंदा बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हमारे को जेल के अंदर अप्रिसिएशन मिलने लगा। तो क्या होता है कि हम वार्ड के मुंशी थे, फिर एक चक्कर मुंशी होता है जो कि पूरे जेल को कंट्रोल करता है। हम हर रोज़ किसी ना किसी कैदी की कोई ना कोई फरियाद लेकर के उनके पास चले जाते थे कि उनके बैरक के अंदर ये समस्या है, उनको ये है, जिसका निवारण किया जाए, इसका समाधान किया जाए, ये किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, जी हम करवाते हैं, हमारे को आप बताएं, आदेश दें, कहाँ से क्या लेकर के जाना है। दोस्तों चक्कर पे लोग हमारे को बोलने लग गए थे कि भाई मेरे हाथ जोड़े तेरे आगे, ये जेल है, इसको जेल रहने दे, इसको आश्रम मत बना। और जब हमारा ये आचरण अंदर सब लोगों ने देखा तो भाई जो चक्कर मुंशी थे या जो पुलिस वाले थे, तो जैसे कभी हमसे कुछ गलती भी हो जाती थी तो वो ये बोलते थे कि एक तो तेरे को ना गाली देने का भी मन नहीं करता है, कि चल कोई बात नहीं, अब ये ठीक करके लेकर के आए, इस प्रकार से। तो शुरू में ये हुआ, कोर्स कराना शुरू किया। फिर जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब थे उनके साथ बहुत अच्छी हमारी मित्रता हो गई, उनको हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट का अनुभव उनको पता था। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ इसके अंदर ट्रेनिंग्स कराइए, कुछ लोगों को मोटिवेट कीजिए। तो अंदर फिर कुछ मोटिवेशनल वर्कशॉप्स भी करी, टीम क्या होती है इस चीज़ को लेकर के मोटिवेट हमने किया। और उसको क्या है, एक्टिविटी बेस्ड अंदर हम कुछ गेम्स कराने लग गए। तो जब हमने इन सेशंस को अंदर कंडक्ट कराना स्टार्ट किया तो अचानक से जेल के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा फेमस से हो गए। अंदर सब लोग ये बोलने लगे कि भैया ये बंदा, अभी तक तो अपने वार्ड के अंदर फेमस थे, उसके बाद क्या पूरी जेल के अंदर फेमस हो गए, जैसे पूरा जो जेल है उसकी एनर्जी हमारे साथ हो गई। गैंगस्टर्स हमारे को गैंगस्टर्स लगे ही ना, हम उनको सेशन करें, हंसी मजाक हो, ये हो। शुरू में वो बहुत अकड़ में आए, लेकिन जब सेशन करें तो अरे भाई साहब, अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो पूरी जेल के अंदर जो है धीरे 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 हम गुरुजी के नाम से जो है फेमस हो गए, ये तो गुरुजी है। बहुत हर जगह पे बहुत हमारे को सम्मान मिलने लगा। दोस्तों ये सम्मान कहाँ से मिल रहा था, क्यों मिल रहा था ये? क्योंकि बाबा साथ था, परमात्मा साथ था। तो इसको बोलते हैं कि परमात्मा का साथ हो ना, तो आसपास की तो परिस्थितियां वैसी ही हैं, जेल तो वैसी ही है, लेकिन आपका जो जीवन है परमात्मा का साथ होने से ना क्या है, वो नरक से स्वर्ग बन जाता है। तो जेल के अंदर होते हुए भी हम जेल नहीं काट रहे थे, लेकिन जेल काट रही थी हमारी धर्मपत्नी। वो जैसे सूख करके कांटा हो गई थी उन 50 दिनों के अंदर, बहुत कमजोर हो गई थी, याद में रो रो के परेशान हो गई थी। हम तो जेल के अंदर बढ़िया खाना खा रहे थे। अच्छा, और एक और चीज़ हुई, जेल के अंदर हम थे तो उसमें 1 महीना ऐसा आया जिसके अंदर रोज़े थे मुसलमान भाइयों के। अब रोज़ों में जेल के अंदर क्या व्यवस्था होती है, जो मुसलमान भाई होते हैं वो रात को अपना रोज़ा तोड़ते हैं, तो उनके लिए विशेष शरबत बन करके आता है और उनके लिए फ्रूट सैलड होता है और विशेष भोजन उनके लिए आता है। दोस्तों 1 महीना, अब हम तो मुंशी हैं, मुंशी क्या है कि वार्ड का देवता है, अब वार्ड में कुछ भी आएगा तो पहले भोग उनको लगाना है, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन ही होती थी कि नहीं आपके लिए है, हमारे को आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आउट ऑफ कर्टसी जो सारे मुसलमान भाई थे वो क्या करते थे, विशेष हमारे लिए 2 प्लेट्स रेडी करके लाते थे कि नहीं मुंशी जी आपके लिए शरबत हमारे को दे करके आते थे। दोस्तों कैसी जेल हम काट रहे थे, जेल थी कहाँ, जेल तो थी ही नहीं, हम तो शरबत पी रहे थे, हम तो फ्रूट खा रहे थे। 7 दिन केवल जेल काटी और बाबा को अपने साथ रखा, तो जेल के अंदर ही जैसे उन्होंने हमारे को राजा बना दिया, हमारे को जो है अंदर ही सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। जेल के अंदर हमारे ऑफिस के अंदर हमारे पास कूलर था दोस्तों, ठीक है, चलाते नहीं थे उसको, लेकिन व्यवस्था थी, अगर चलाना हो तो चला सकते हैं आप। जब हमारा मन करेगा तब हम बंद होंगे, जब मन नहीं करेगा, सबसे आखिर में हमारे को बंद किया जाता था। सबको हम बंद करेंगे, उसके बाद हेड वार्डर साहब आएंगे, वो आएंगे कि हितेश अब आप चले जाइए मुंशी जी, फिर वो हमारे को लॉक करेंगे, हो जाएंगे वहाँ से जाने। तो इस प्रकार से था। और दोस्तों बिल्कुल अंत में एक अनुभव शेयर करना चाहेंगे। क्या हुआ कि हम इस 50 दिनों के अंदर ही जो हमारे को अनुभूतियाँ हो रही थी, जो परमात्मा का साथ हमारे को फील हो रहा था, हम बहुत लीन होने लग गए थे, लेकिन कुछ लोगों से हमारी दुश्मनियाँ भी हो गई थी। एक दूसरे वार्ड के अंदर एक गैंगस्टर्स का ग्रुप था, उन्होंने हमारे को कहा कि एक बंदा तुम्हारे उसके अंदर आया है, तुम्हारे वार्ड के अंदर, इसको ना पीटना है, तो तू क्या कर, बहाने से इसको छेड़, जब ये तेरा प्रतिकार करे तो इसको पीट, और तू हमारे को बोलेगा हम भी मारेंगे इसके। तो हमने उनके सामने हाथ जोड़े, हमने कहा भाई जी देखिए ऐसा है, अगर आप हमारे को ये बोलते हैं कि हितेश ये हमारा आदमी है, इसको तो काम पे नहीं भेजेगा, तो ये तो मैं आपकी रिक्वेस्ट एंटरटेन कर सकता हूँ कि भैया आप हैं, भैया आपका
नाम चलता है तो भाई आपके कहने पे किसी व्यक्ति को आप चाहते हो कि उसको लेवरेज मिल जाए, वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन आपके बोलने पे मैं किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करूँगा। हमने ये बात बोली और हाथ जोड़े और आ गए वहाँ से। अब वो जो गैंगस्टर था उसको ये बात बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई, उसको बहुत तकलीफ थी उसको। तो उसके क्या है, अब क्या गैंगस्टर्स होते हैं उनके क्या गुरके होते हैं। अब क्या होता है, जब तक आप वार्ड के अंदर हो, जेल के अंदर हो, तब तक आप मुंशी हो। लेकिन क्या होता है, जेल से ना बार बार ना आपको पेशी के लिए कोर्ट जाना होता है, क्योंकि आप जेल की कस्टडी के अंदर हो। तो बार बार आपको जज साहब के सामने पेश किया जाता है। तो जिस गाड़ी के अंदर आप जाते हैं, उस गाड़ी के अंदर क्या है, सारे वार्डों के लोग मिक्स होते हैं। तो जो लोग ऐसे गैंगस्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, अपने गुर्गों को बोल देते हैं कि भाई ये जब ये आएगा तो गाड़ी के अंदर से ज़्यादा ब्लेडबाजी करनी है, इसको ब्लेड मारने हैं। और उस गाड़ी का एक नियम होता है, उसके अंदर हो जाए किसी का कत्ल, उसके अंदर फूट जाए किसी का सर, वो गाड़ी अगर जेल से चली है तो वो कोर्ट जाकर के ही रुकेगी, उससे पहले वो गाड़ी नहीं रुकती, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो रहा हो। और ऐसे के अंदर ही जो है कई बार मर्डर्स हो जाते हैं और ज़्यादा वो चीज़ हो जाती है। तो ऐसा ना एक ऑर्डर निकल गया हमारे नाम का कि ये जो इस वार्ड का जो मुंशी है इसमें बहुत अकड़ है, जबकि हम तो बहुत विनम्र थे। तो इसको जो है इस बार इसके ऊपर क्या है, ब्लेड चलाने हैं इसके ऊपर, इसको जो है सुधारेंगे हम, इसका चेहरा बिगाड़ दो। तो हम जैसे मुंशी थे तो हमारे एक जूनियर मुंशी हमने बना रखे थे, वो पहले से जेल के अंदर थे कि हमारे को अच्छे से काम वो समझाएं। तो क्या होता है कि जब हम बंद हो जाते थे तो उसके बाद क्या होता है कि चक्कर से ना एक लिस्ट आती थी कि अगले दिन सुबह किस किस को कोर्ट जाना है, क्योंकि सुबह 5 बजे उनको तैयार करना होता था, गाड़ियाँ जो है 6 बजे निकलती थी। तो हमारे जो जूनियर हैं, तो हमारे को पता था कि अगले दिन हमारी खुद की भी कोर्ट डेट थी, हमारे को खुद भी कोर्ट जाना था जेल से। तो हम उसको समझा रहे थे कि कल हम जेल से जाएंगे तो तुम पीछे से ऐसे काम संभाल लेना, ऐसे संभाल लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। तो उन्होंने हमारे को बोला कि मुंशी जी एक बात बोलूँ। तो हमने बोला कि बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आपके नाम का ना ऑर्डर निकला हुआ है, ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप का भी हम नाम नहीं लेंगे, इनका ऑर्डर निकला है कि भाई कि आपको ब्लेड मारने हैं। तो अगर आप कल जा रहे हैं, आप मुंशी हैं, आपकी बात को कोई नहीं टालेगा, आपका सम्मान भी सब करते हैं, आप चक्कर पे ये बुलवा दीजिए कि आपको स्पेशल गाड़ी के अंदर भेजा जाए, या अगर गाड़ी के अंदर भेजा जाए तो उसके अंदर एक सिक्योर्ड सेल होता है, जैसे गाड़ी होती है जो आपको जेल लेकर के जाती है, उस गाड़ी के अंदर चारों तरफ लोहे के जंगले होते हैं, उस जंगले के अंदर एक और कमरा बनाया होता है उस गाड़ी के अंदर ही, जिसके अंदर किसी को अगर जान का खतरा होता है उसको रखा जाता है कि अगर बाकी के जो कैदी हैं वो उसको एक्सेस ना कर पाए उस व्यक्ति को। उन्होंने बोला आप ये रिक्वेस्ट डाल दो कि आपको विशेष सिक्योरिटी के अंदर भेजा जाए, आपकी जान को खतरा है, ऐसे ऐसे आया है। अब हम बाबा में लीन, हमने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे हैं, वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बदमाश हैं। तो हमने कहा कि भोलेनाथ से भी बड़े हैं क्या, शिव से भी बड़े हैं? तो उन्होंने बोला नहीं। तो हमने कहा शिव बाबा हमारे साथ है, हमारे को कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये समय था, हमारे को अभी 50 दिन पूरे होने वाले थे जेल के अंदर, और हमें ये पता था कि 6 महीने से पहले हमारी बेल नहीं हो सकती। जो धाराएं हमारे ऊपर लगी थी वो ऐसी थी कि उसके अंदर 6 महीने से पहले आप बेल ले ही नहीं सकते, कोई जज कंसिडर ही नहीं करेगा, इतनी सीरियस थी। तो हमने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, हमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हमारी सिक्योरिटी वाला हमारे साथ 24 घंटे खड़ा है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसने बोला नहीं मुंशी जी आप बहुत ज़्यादा आप ध्यानी हो गए हो, आप ऐसा ज़्यादा धर्म कर्म की बातें कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, आप मेरी बात मानो ना, आप बोलना, मैं बोल दूंगा, आपको नहीं आप बोलना, आपको भारी पड़ रहा है। तो हमने कहा कुछ नहीं होगा। इतने में ही दोस्तों हमारे अगले दिन जो कोर्ट डेट्स हैं उनके जाने का पर्चा आया तो उसके अंदर वो नाम पढ़ रहा था, पढ़ते हमारा नाम उन्होंने पर्चे में पढ़ा। जैसे उसने पर्चे में नाम पढ़ा उसने कहा है ये कैसे हो गया? तुमने कहा क्या कैसे हो गया? कह रहा मुंशी जी आपका नाम इसके अंदर है और आपके नाम के आगे वीसी लिखा हुआ है। दोस्तों जेल के अंदर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय से जेल के अंदर होता है तो उनको जज के सामने पेश तो करना होता है, लेकिन फिर जज जो है कई सारे लोगों को तो फिजिकली देखते हैं, लेकिन जो लोग बहुत समय से जेल के अंदर रह रहे होते हैं उनकी जो कोर्ट डेट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज साहब करते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डेट्स 3-4 महीने जब आप जेल में रहते हुए आपको हो गए होते हैं उसके बाद ही पड़ती है। यह अजीब सा चमत्कार था। उन्होंने कहा मुंशी जी आपको तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए जेल के अंदर आए हुए, 1.5 महीना हुआ है, आपकी डेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डेट कैसे आ गई? तो हमने कहा भाई भोलेनाथ है ना हमारी रक्षा करने के लिए,
उनकी छत्र छाया, उनको पता है क्या करना है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस दिन दोस्तों लिटरली वो भाई जो है वो ऐसे हमारे पैर में पड़ गया। उसने कहा कि भाई मैं मान गया बाबा को कि वाकई में आप उनकी छत्र छाया के अंदर हैं। अच्छा, अगले दिन दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डेट होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डेट में हम जज साहब से बात कर रहे हैं, और जज साहब से बात करते करते पीछे वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जज साहब है, वहाँ पे हमारी वाइफ की आवाज़ हमारे को सुनाई देती है और एक लेडी पुलिस की आवाज़ सुनाई देती है। वो जज साहब हमारे को कह रहे हैं कि अगली डेट पे तुम्हारे को ऐसे आना है, और वो बोलती हैं कि जज साहब इनकी बेल हो गई है, जज साहब इनकी बेल हो गई है। अब हम सुनते नहीं है, जज साहब कहते हैं कि नहीं नहीं आप चुप रहिए। वो हमारे को बोलते हैं ये डेट है तुम्हारी। हमने बोला ओके जज साहब, हम चले जाते हैं। हमें सुनाई नहीं दिया, वहाँ पे जितने लोग बैठे थे उन्होंने कहा मुंशी जी आपकी बेल हो गई है। हमने क्या बात कर रहे हो? कह रहे हमने सुना है, किसी ने बोला इनकी बेल हो गई है, आपकी बेल होगी, आज आप चले जाओगे। दोस्तों ये था हमारा 50वां दिन जेल के अंदर। फिर क्या है दोस्तों, मुंशी की कई ड्यूटीज़ में से ड्यूटीज़ ये होती है कि रात को पहले जिन लोगों को जेल में एडमिट करना होता है उसको बोलते हैं आमद लेना, हमने आमद ली। फिर होता है कि जो लोग छूटने होते हैं उनकी अलग लिस्ट आती है, उनका अनाउंसमेंट होता है, एक एक करके उनको छोड़ा जाता है। दोस्तों अमूमन तौर पे 2 लिस्ट आती हैं। तो पहली लिस्ट आई, अब हमारे को थोड़ी उम्मीद जग गई थी कि हाँ भी शायद जाने वाले हैं। पहली लिस्ट के अंदर हमारा नाम नहीं, बहुत लंबी लिस्ट, बहुत सारे लोग छूट गए। दूसरी लिस्ट आई, पूरी लिस्ट हमने वो करी, पूरी उसमें लिस्ट में भी हमारा नाम नहीं। तो थोड़े हम उदास से हो गए। जब दोस्तों दूसरी लिस्ट के भी लोग चले गए ना, फिर अनाउंसमेंट हुआ कि तीसरी लिस्ट लेने के लिए आओ। तीसरी लिस्ट के अंदर सबसे आखिरी नाम हमारा डाल रखा था चक्कर वालों ने। उन्होंने बोला मुंशी जी आपका नाम पहले लिस्ट के अंदर डाल देते तो आज का पूरा काम कौन करता, आप तो भगले थे, बाकी लोगों को कौन वो करता। तो मुबारक हो, जितने भी चक्कर पे लोग थे, जो पुलिस वाले थे, इतना सामान मतलब किसी को नहीं मिलता था, सब लोग हमारे को मिले, सब ने गले लगाया, उन्होंने कहा आपको हम बहुत याद करेंगे। और फिर जब हमारा वो हुआ तो आखिरी जब अनाउंसमेंट हुआ तो हमारे जो जूनियर मुंशी थे उन्होंने अनाउंस किया कि जेल वार्ड मुंशी हितेश छाबड़ा आज जा रहे हैं, सबसे विदा ले रहे हैं। तो ज़ोर ज़ोर की अनाउंसमेंट हुआ, अलग ही अनाउंसमेंट कराया हमारे लिए। जेल के अंदर जो कई सारे जो बैरक्स हैं उसके अंदर से लोगों ने तालियां बजाई और फिर हमने वहाँ से जो है अपनी विदा ली। इसी के दौरान एक छोटी सी बात बताना भूल गए दोस्तों, जब हमने ये अंदर ट्रेनिंग्स वगैरह कराना स्टार्ट किया था, जो एएस साहब थे उनसे हमारी बहुत अच्छी जो है मित्रता हो गई थी, आज भी हमारे मित्र हैं। तो जब हमने एंटर किया था तो एक बहुत बड़ी दीवार थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था मुलायजा वार्ड। एक बार हम ध्यान में थे और ध्यान में जब हमने उस दीवार को देखा तो हमारे को ऐसा संकल्प आया कि गलत है। तो हमने एएस साहब को बोलने कहा साहब देखो ऐसा है कि सर ये लोग जब जेल के अंदर एंटर करते हैं तो ये मुलाहिजा वार्ड देखते ही उनको ऐसी भासना आती होगी कि भाई हम कैदी हो गए, भाई हम क्रिमिनल्स हो गए। लेकिन जो पहली बार जेल के अंदर आया उसको ऐसी भासना आनी चाहिए कि वो अपने जीवन को सुधार सकता है, उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो सर इस वार्ड का नाम मुलाहिजा वार्ड नहीं होना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब ने हमसे पूछा कि क्या होना चाहिए तेज तुम बताओ। तो हमने कहा सर इसका जो नाम है ना वो सुधार गृह होना चाहिए, मुलाहिजा वार्ड नहीं होना चाहिए, सुधार गृह होना चाहिए सर। दोस्तों जिस दिन हमने रिकमेंडेशन दिया था सर को, उसके अगले ही दिन उन्होंने दीवार पुतवा दी थी। मुलाहिजा वार्ड का नाम हमारी जेल के अंदर बदल करके सुधार गृह रख दिया। और दोस्तों जेल से छूट जाने के बाद हम जेल प्रशासन के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क के अंदर रहे हैं, विशेषकर दिल्ली जेल प्रशासन जो है, बहुत सारे सुपरिटेंडेंट्स हैं अच्छे हैं, उनका सहयोग हमारे को मिला, काफ़ी हमने सेवा करी है। आध्यात्मिक पुस्तिकाओं को कई सारे जेल्स के अंदर पहुंचाने की भी सेवा करने का सौभाग्य हमारे को परमात्मा ने दिया। तो उसके बाद जैसे एक ड्राइव सा ही चल गया और अभी काफ़ी समय से हम जेल प्रशासन और अधिकारियों के संपर्क में नहीं हैं, क्योंकि जीवन काफ़ी हमारा और फिर बदल गया, बीच में और उथल पुथल भी आए, तो काफ़ी समय से हम टच में नहीं थे। लेकिन अभी पीछे 6 महीना पहले ही हम एक सेवा पे गए थे। तो आगर मालवा के अंदर सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वहाँ पे कुछ सेशन वगैरह किया था, तो वहाँ पर भी सुधार गृह हो गया। तो हमारे को ऐसा समझ में आया है कि जितनी भी जेल्स हैं उसके अंदर वहाँ से जैसे एक ये इनिशिएटिव सही चल गया। हर जेल के अंदर दिल्ली के अंदर तो ऐसा हुआ है कि मुलाहिजा वार्ड्स का नाम चेंज करके सुधार गृह रख दिया गया है, और वो भी है। तो ये भी सेवा करने का परमात्मा ने हमारे को मौका दिया। तो दोस्तों हमारा जो ये अनुभव है जो पूरी जेल जाने का और निकलने का, इसने हमारे को यही सिखाया कि परमात्मा का जो हाथ है जब तक आप पकड़ करके रखेंगे तो आप
कितनी भी मुसीबतें आपकी तरफ आने की प्रयास क्यों ना करें, वो आपको छू नहीं पाएंगे। परिस्थिति कैसी भी हो, कीचड़ के अंदर आप कमल पुष्प समान जो है खिलते रह सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है इसको हम समाप्त करेंगे। कुछ ऐसा भी हुआ दोस्तों, हमने नालायकी भी करी, बाबा का पूरा सहयोग ले लिया, जेल को ऐश कर लिया। जेल से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जेल का जो माहौल है उसने हमारे पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो डाल ही दिया था, जिसकी वजह से हमने खुद को बर्बाद किया और कुछ समय बाद हमने बाबा का हाथ छोड़ दिया था, बिगड़ गए थे। तो आगे फिर क्या हुआ, कैसे बर्बादी की तरफ बढ़े, उसको अगले वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, आगे की जर्नी आपको बताएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे कांड हुए जीवन के अंदर। दोस्तों आशा करते हैं कि जो शिक्षा आपको हमारे इससे वीडियो से मिली, परमात्मा का हाथ थाम करके रखने की, ये आपको अच्छी लगी होगी, जर्नी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।